हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपीएसआई के मैथमेटिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और उसमें सीखेंगे ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुजों के बारे में, यानी त्रिभुज से संबंधित। अभी तक हम लोगों ने रेखा और कोण से संबंधित कई पार्ट में अच्छे से प्रश्नों को सीखा। अभी हम लोग त्रिभुजों के आधार पर बातें करेंगे और त्रिभुज के बेसिक्स को सीखेंगे जो कि ज्योमेट्री के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि त्रिभुज जैसा पहला पॉइंट, मैंने इधर साइड में आपको ये 10 पॉइंट्स लिख दिए हैं। इन्हीं 10 पॉइंट्स को आपको अच्छे से अभी समझना है और इसके बाद फिर आगे जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको हम करते जाएंगे, देखते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इन 10 पॉइंट्स को देखते हैं और बेसिक्स सारे अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। इस पार्ट में आपको सारे बेसिक्स सिखाए जाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में इनके क्वेश्चंस और इनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस कराए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जैसा कि आपके सामने है कि त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो अगर मैं बात करूं अगर त्रिभुज के प्रकार पर, तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। वो आप क्या क्या है उनके नाम बताएं फटाफट आप लोग देखिए। सबसे पहला, जैसा कि आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगला आप देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या देखते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला जो टाइप आप लोग देखते हैं वो देखते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। और एक और टाइप देखते हैं जिसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, ये मुख्यतः 4 टाइप के त्रिभुजों का आपको अध्ययन करना है। अब देखिए, सबसे पहला, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये समबाहु त्रिभुज जिसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, इसकी जो विशेषताएं आपको ध्यान रखनी वो क्या क्या है। समबाहु त्रिभुज नाम से ही क्लियर है, जिसकी बाहु यानी भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब जैसे ये एक त्रिभुज मैं बना रहा हूं, ABC अगर नाम करता हूं, तो इसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब इसमें AB बराबर होगा BC के, बराबर होगा CA के। ये तीनों भुजाएं बराबर, मतलब ये AB भुजा, BC और CA तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, समबाहु त्रिभुज के 3 कोण, हर त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक 60-60 डिग्री का होता है। क्योंकि तीनों कोण 180 होते हैं, जब तीनों कोण बराबर होंगे तो 60-60 में डिवाइड ही हो जाएगा। तो तीनों कोण बराबर होते हैं। यहाँ आप लिखेंगे विशेषता में कि इसके तीनों कोण क्या होते हैं? समान होते हैं या बराबर होते हैं? समान होते हैं। और क्या लिखेंगे? प्रत्येक कोण कितना होता है? प्रत्येक कोण 60 का होता है, 60-60 का। ये आप ध्यान रखेंगे। ये 2 पॉइंट्स आपको विशेष रूप से समबाहु त्रिभुज में ज्योमेट्री के अंतर्गत आने चाहिए। ठीक है, आगे बातें जो भी जरूरत होंगी हम करते रहेंगे। तो अभी आपने देखिए सबसे पहला टाइप समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लिया। तो हम एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ढंग से सीखेंगे। आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन उस तरीके का फॉर्म से रिलेटेड डेट या कुछ अभी तो आया नहीं है। आप लोग अच्छे से अभी से पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी एडवांस चल रही है। आप लोग बस लोगों को जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। अगला देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से ही क्लियर है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि जिसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये वाला जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके बारे में जो आपको ध्यान देना है वो क्या क्या बातें ध्यान देनी है वो देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि इसकी केवल कोई 2 भुजाएं बराबर होंगी, कोई भी 2 भुजाएं बराबर होंगी। अगर हम यहाँ ABC ले रहे हैं ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पर देखिए दर्शाया है कि इसका AB भुजा AC भुजा के बराबर। ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ यही 2 भुजाएं बराबर हो सकता है कि ऐसा आए कुछ कि ये और ये बराबर है। ठीक है, कुछ भी हो सकता, कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं। बस अगर त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो उस स्थिति में हम उसको कौन सा त्रिभुज नाम देंगे? समद्विबाहु त्रिभुज नाम देंगे, और उसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। और समद्विबाहु त्रिभुज में कोणों के लिए विशेषता क्या होती है?
जो भुजाएं बराबर होंगी उसी के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब इन भुजाओं के सम्मुख कोण ये दोनों बन रहे हैं, ये भी बराबर होंगे। मतलब सपोज अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 होगा। मैंने 50 एग्जाम्पल के लिए लिया है, आपको ये समझना है कि यहाँ पर कुछ भी कोण बनेगा 50, 60, 55 कुछ भी, वो बराबर होगा। जितना यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। और कहाँ पर ध्यान देना, जो भुजाएं बराबर है। सपोज अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस टाइप का बन रहा होता, मान लीजिए कि हम कहते कि भाई ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये वाले कोण फिर बराबर होते। इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज जो भी बनेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दो भुजाएं अगर बराबर कहें तो इसके सम्मुख कोण क्या बन रहे हैं, ये वाले फिर बन रहे हैं, ये बराबर होंगे, है ना। मतलब ये अगर सपोज 40 है तो ये भी 40 होगा, मतलब ऐसे बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। मुझे आशा है कि आप ये भी समझ गए होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी आपको पता लग गया, सारी चीजें, सारे पॉइंट्स। आपको ये सब पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो त्रिभुज का प्रकार है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण इसके नाम से ही पता चल रहा, जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री वाला कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री या 90 अंश हो। तो ऐसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री बन रहा हो। ठीक है, ये अब ये आपका समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इसका नाम करूं ABC तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आप इसको देख रहे हैं, केवल इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, अभी मैं आपसे अगर इन दोनों में एक प्रश्न पूछूं कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु होता है, यानी क्या समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु कह सकते हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें दो, और इसमें रूल क्या है, कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो दो तो इसमें मिल ही जाएंगे ना बराबर। मतलब समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज भी मिल जाता है, यानी एक समबाहु त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। लेकिन क्या समद्विबाहु त्रिभुज को समबाहु कह सकते हैं, मतलब आइसोसेलेस को इक्विलेटरल कह सकते हैं? नो, क्योंकि इक्विलेटरल यानी समबाहु की विशेषता है कि तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो ये चीज देखिए, ये चीज इसमें मिल जाएगी, लेकिन ये चीज समबाहु वाली इसमें नहीं प्राप्त हो सकती। ठीक है, ये बातें छोटी छोटी ऐसे ही हैं, जानकारी के तौर पे कोई पूछ ले आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज था जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप यहां तक अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं ये जो भुजाएं होती हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक भुजा आधार कहलाती है, सामान्य रूप से अगर बोले तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। और ये सारी बातें निर्भर करती हैं दिए गए कोण पर। अगर यहाँ पर कोण दिया है कोई, तो इसके अब विपरीत वाला ये वाला ही जो ये भुजा है AB, ये लंब कहलाएगी। अगर यहाँ का कोण दिया होगा तो ये लंब कहलाएगी फिर BC। खैर, इस पर हम ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। कुल मिला के सिर्फ इतना ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज क्या है। ठीक है, अभी के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विषम बाहु त्रिभुज, है ना। विषम बाहु त्रिभुज जिसको क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्रायंगल। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, अब ये विषम बाहु क्या है, विषम बाहु नाम से ही पता चला, जिसकी भुजाएं या बाहु विषम हो, अलग अलग हो, साइड्स डिफरेंट हो। मान लीजिए इस टाइप का कुछ बन रहा है, तो आप देखेंगे ये साइड कुछ है, ABC अगर नाम करें तो AB साइड बराबर नहीं होगा, BC के भी बराबर नहीं होगा, CA के भी, यानी तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी। ये चिन्ह बराबर का होता है, काट देते हैं तो इसको पढ़ते हैं बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज अलग अलग भुजाओं वाला होता है, जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती। ये बात आपको ध्यान रखनी। इस प्रकार से आपने त्रिभुजों के बारे में जाना कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो आपको पढ़ने हैं वो क्या है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तो पढ़ चुके हैं। अब हमारा काम होगा अगला पॉइंट को सीखना, जो कि है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर आपने देखा, एक अगर कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर, आगे लिख देता हूं मैं, कोण के आधार पर, इसी पॉइंट में हम सीखेंगे। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज जो कोण के आधार पर होगा वो क्या होगा, एक तो आपका न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक आपका आएगा न्यून कोण और एक आएगा
अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, एक होगा न्यून कोण त्रिभुज जैसा कि ये, और एक अधिक कोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज का निशान है, त्रिभुज बना देंगे तो मतलब इसको हम पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। और एक आपका होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर हम ये 3 प्रकार के मुख्यतः त्रिभुज पढ़ेंगे, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, जिसके एंगल्स, जिसके कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण 0 से 90 डिग्री के मध्य हो, यानी 0 से 90 के बीच, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 88, 89, ये सभी क्या है, न्यून कोण है। एग्जैक्टली समकोण क्या है, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, और अधिक कोण क्या है, जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण हो, ये आपको मालूम है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, देखिए ये जो त्रिभुज बन रहे हैं इस समय, अगर मैं इसका नाम पी क्यू आर कुछ भी रखूं, तो आप देख रहे हैं यहां पर जो संरचना बन रही है वो कुछ न्यून कोण की है। देखिए ये सब जो कोण है न्यून कोण रहते हैं, ये जो सीधा एग्जैक्टली बनता है ये समकोण बनता है। न्यून कोण देखिए 0 से 30, 60 ऐसे बढ़ते हुए 60, 70, 80, जब इस सीधी रेखा आ जाएगी इस तरीके से तो 90 हो जाएगा, उसका नाम फिर बदल के समकोण हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो रेखा जितनी भी ये मूव करेगी, ये वाली, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, देखिए यहाँ गैप कम है, फिर यहाँ गैप ये बढ़ा, ये भी अभी न्यून कोण ही है। जब ये रेखा एग्जैक्टली ऐसे घूम के इस तरीके से एकदम सीधी आ जाएगी तो 90 डिग्री बनेगा, इसको समकोण कहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे तीनों के तीनों कोण क्या बन रहे हैं, न्यून कोण बन रहा है। न्यून कोण मतलब आप अपने आप ध्यान रखिए कि ये कोण छोटे ही होंगे हमेशा 90 से। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं कि ये भाई 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो 70 और 50 कितना हुआ, 120, तो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये बात आप जानते हैं। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि 3 के 3 कोण बन रहे हैं और तीनों ही न्यून कोण है ना, सभी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। इसका नाम क्या होगा, न्यून कोण को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, तो हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अब देखिए आप ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये दूसरा वाला, इसका एक कोण अधिक कोण होगा। तो अधिक कोण कैसे बनता है, जिसका ऐसे एक कोण 90 से बड़ा बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, ये वाला कोण आप देखिए एक कोण इसका बड़ा हो गया, मान लीजिए सपोज ये 130 डिग्री है, तो ये कोण 90 से बड़ा है। ऐसी त्रिभुज की संरचना अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, इसका नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि इसका कम से कम एक कोण अधिक कोण है। और अधिक कोण को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये आपका समकोण। तो समकोण तो बहुत आसान है, जिसका एक कोण 90 डिग्री बनेगा, ये है ना, ये समकोण त्रिभुज होगा, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कोणों के आधार पर आपने त्रिभुज को देख लिया, तो मुझे आशा है आप ये भी सारी बातें सीख गए होंगे, समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि एक एक बेसिक्स आपको सिखाया जाएगा और फिर अच्छे से हर लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आप सभी मित्रों में वीडियोस को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट आया, मध्यिका क्या है। अब किसी भी त्रिभुज की, ट्रायंगल की मध्यिका, यानी जिसको मीडियन कहते हैं, ये क्या होता है। तो त्रिभुज की मध्यिका क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज की मध्यिका होता है कि किसी भी पॉइंट, जैसे मैं इसको नाम करूं सपोज PQR त्रिभुज है ये, तो इस त्रिभुज में किसी भी एक वर्टेक्स यानी शीर्ष से, चाहे ये वाला शीर्ष ले लें, चाहे ये वाला शीर्ष ले लें, या फिर ये वाला शीर्ष ले लें, ठीक है, किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के, यानी अगर मैं ये शीर्ष लेता हूं तो सामने वाली भुजा कौन सी होगी, QR भुजा, इस भुजा के मध्य बिंदु को मिला दें तो ये मध्यिका बनेगा, इसी का नाम मध्यिका है। लेकिन ये क्या है, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, इसको अगर मैं नाम दे दूं M, तो इस समय ये जो PM रेखा है, PM रेखाखंड मध्यिका है।
इस त्रिभुज के लिए PM रेखाखंड क्या है, एक मध्यिका है यानी मीडियन है, एक मध्यिका यानी मीडियन है। ये बात ध्यान रखें। हमेशा क्या होता है, सामने किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को उस शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को या रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं। ठीक है, सामान्य बात आप ध्यान रखें। अब मध्यिका किसी भी शीर्ष से खींची जा सकती, इस वाले शीर्ष से भी आप सामने मिलाएंगे तो बस विशेष बात ये होगी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर डिवाइड होगी। अगर मैं इसका नाम ABC त्रिभुज करूं तो ये D करें तो यहां पर BD रेखा जो है इस वाले त्रिभुज के लिए BD मध्यिका होगी। मतलब नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि इस भुजा ने यानी इस साइड ने BD रेखाखंड ने AC भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है ना, यानी AD बराबर DC। यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, यहां पर रिजल्ट आप लिख सकते हैं कि QM बराबर MR, ये दो पार्ट बराबर होंगे। कौन से पार्ट, ये वाला और ये वाला। इसी तरीके से यहां इस वाले केस के लिए आप क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि AD यहां पर बराबर होगा DC के, ठीक। और मध्यिका, एक और प्रॉपर्टी होती है मध्यिका की कि मध्यिका इस बड़े वाले त्रिभुज को दो छोटे त्रिभुजों में देखिए बांट रहा है और इन त्रिभुजों का एरिया भी बराबर होता है, यानी इसका जो एरिया होगा वही एरिया भी इसका होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बराबर मध्यिका त्रिभुज को बांट देती है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं बन सकती हैं, आप बता सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं। इस शीर्ष से यहां सामने मान लीजिए ये बराबर किया, इस वाले शीर्ष ने यहां सामने मिलाया मतलब ये भाग बराबर किया, और इस वाले शीर्ष ने यहां मिलाया मतलब ये भाग बराबर किया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। एक त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं बन सकती हैं, 3 मध्यिकाएं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी इस तरीके से आपको बेसिक्स इसके भी क्लियर हो गए कि मध्यिका क्या होता है, यानी मीडियन क्या होता है। आपने यहां पर क्या सीखा कि मध्यिका क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियंस। आपने मीडियंस के बारे में, किसके मीडियंस, त्रिभुज की मध्यिका, त्रिभुजों के लिए सीख लिया। ठीक है, ये सारे बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ढंग से इसको नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये सारी बातें आपके काम आएंगी, आपको ये मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है आप मध्यिका भी सीख गए। अब आता है अगला, केंद्रक क्या है, सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं, केंद्रक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रॉयड। अब ये सेंट्रॉयड केंद्रक क्या है, जिसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, किसी त्रिभुज में सेंट्रॉयड कब बनता है, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं खींचने पर, ठीक है, तीनों मध्यिकाएं खींचते हैं तो ये मध्यिकाएं अगर हैं तो ये जहां पर आपस में काट रही हैं, ठीक है, देखिए इस बिंदु पर, यही सेंट्रॉयड होगा। इसी को केंद्रक कहते हैं, जहां पर मध्यिकाएं काटती, इसको G से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब इस त्रिभुज का नाम अगर हम कर दें PQR और इसको G कर दें और यहां पर हम S कर दें, ठीक है, तो यहां पर ये तो S हो गया, PQRS, T और U, चलिए ये नाम कर दिया, सारे पॉइंट्स के नेम हो गए। अब देखिए क्या होगा, जो मध्यिकाएं हैं, एक तो ये जहां पर मध्यिकाएं, तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही हैं, वही पॉइंट जो है वो केंद्रक कहलाता है। ये G पॉइंट ही केंद्रक होगा, ये वाला जहां पर ये काट रहे हैं। ठीक है, अब इनकी केंद्रक की विशेषता भी क्या होती है, इसको समझिए। तो एक शीर्ष उठाते, जैसे P से G और G से फिर S, देखिए एक दूरी बन रही है PG, P से G और G से S। इसका अनुपात भी निश्चित होता है, जो कि होता है 2:1। ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हर एक मध्यिका के लिए, जैसे इसके लिए लेंगे तो क्या लिखेंगे, R से G, R से G और अनुपात R से G, G से U, ये भी कितना होगा, 2:1। इसके बाद देखिए यहां से Q से G और अनुपात G से T, ये भी क्या होगा, 2:1। यानी ये रिजल्ट आप ध्यान देंगे। तीनों मध्यिकाओं में केंद्रक क्या करता है, केंद्रक हमेशा उस मध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांट देता है, हर एक को। जैसे यहां से देखें तो 2 ये, 1 ये, इधर से देखें तो 2 ये और 1 ये।
ठीक है, 2:1 के अनुपात में केंद्रक डिवाइड कर देता है। तो मुझे आशा है आप सेंट्रॉइड के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक किनके द्वारा बनता है, मध्यिकाएं जहां आपस में काटती हैं त्रिभुज में, वही केंद्रक कहलाता है। ठीक, उसी को इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं। तो मुझे आशा है सारे पॉइंट्स आपको केंद्रक के भी क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या है, जिसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं। शीर्षलंब, शीर्षलंब किसी भी त्रिभुज में जैसे मध्यिका ड्रॉ की थी तो मध्यिका क्या था, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता था। यहां ये कोई जरूरी नहीं मध्य बिंदु, बस ये जरूरी है कि ये 90 डिग्री कोण पे आएगा। शीर्षलंब हमेशा, जैसे इस त्रिभुज का नाम किया जाए ABC और ये D, तो आप देखेंगे कि ये जो AD भुजा है A से D पर आई है, शीर्षलंब इसी को कहेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण यहां बना रहा है सामने वाली भुजा पर जहां मिल रहा है, यही इसकी विशेषता है। AD परपेंडिकुलर, ये चिन्ह है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर जिसको पढ़ते हैं। ठीक, AB लंब है किस पर, BC रेखा पर। BC रेखा पर 90 डिग्री बना है ना, इसी को परपेंडिकुलर या लंब रेखा कहते हैं। ये जो इस तरीके का चिन्ह होता है इसको लंब रेखा कहते हैं, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर का चिन्ह, क्योंकि परपेंडिकुलर को ही हिंदी में लंब कहते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री बना रहा है। ये चिन्ह ध्यान रखिए, कहीं पर ऐसे लिखा होता है, केवल ऐसे नहीं, कहीं आर भी लिख देते, मतलब ऐसा परपेंडिकुलर आप पढ़ सकते हैं। तो एल्टीट्यूड समझ गए। एल्टीट्यूड का मतलब त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से, जैसे मैं इस वाले शीर्ष से सामने 90 डिग्री खींच दूं ये, तो ये एक एल्टीट्यूड है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री पे जाता है, ये इसको त्रिभुज की ऊंचाई भी माना जाता है। इसी एल्टीट्यूड को त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं। एक इसका नाम होगा शीर्षलंब, एक ये त्रिभुज की ऊंचाई भी कहलाएगा, है ना, त्रिभुज की ऊंचाई भी कहलाएगा। और जिस भुजा पर ये आ रहा है, जैसे इस BC भुजा पर ये ड्रॉ किया गया है, तो इस भुजा को ये आधार यही माना जाएगा, त्रिभुज का आधार वही माना जाएगा जिस पर एल्टीट्यूड बना। जैसे त्रिभुज का आधार, इस वाले त्रिभुज के लिए जो आधार होगा वो ये होगा, है ना, और ये जो होगा ये ऊंचाई यानी हाइट होगा, एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं। हमेशा किसी त्रिभुज में ये वाला, यहाँ पर हाइट ये वाली भुजा थी, ऐसे ही कोई भी अगर एल्टीट्यूड बनेगा, जैसे यहाँ से बनेगा तो 90 बनाएगा अगर, तो ये वाला H हो जाएगा हाइट, और ये वाले भुजा को हम आधार कह देंगे। ठीक है, अपने आप ये इसकी विशेषता होती है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे और इसको ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब एल्टीट्यूड के बारे में हमने अच्छे से समझा। नेक्स्ट है लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। तो ये जो एल्टीट्यूड, आप किसी त्रिभुज में कितने एल्टीट्यूड बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। इस वाले सिर से सामने हम 90 डिग्री बना सकते हैं, इस वाले सिर से इधर 90 डिग्री बना सकते हैं, और इस वाले सिर से इधर 90 डिग्री बना सकते हैं। ये जो बीच का केंद्र अब कट रहा है, देखिए जब मध्यिकाएं खींची गई थी तो मध्यिका में 90 नहीं बन रहा था यहाँ कोण। ठीक है, मध्यिकाएं इन 2 बराबर भागों में सामने वाली भुजा को बांट देती हैं, वो मैंने समझाया आपको। लेकिन जो ये लंब केंद्र, अब ये जो शीर्ष लंब खींचे जा रहे हैं, तो ये जहां पर काटते हैं इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर, इसी को इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर और हिंदी में लंब केंद्र कहते हैं। ये जो बन रहा है इस समय, इसी सेंटर पॉइंट को ही लंब केंद्र कहते हैं, जहां पर शीर्ष लंब आपस में काटते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसको ध्यान रखिए। बस सिंपल सा पूछा जा सकता है कि लंब केंद्र किसके द्वारा, किसके प्रतिच्छेद से बनते हैं, तो आप बताएंगे शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं या ऑर्थो सेंटर कहते हैं। 7 नंबर, त्रिभुज का अंतः केंद्र। अंतः केंद्र त्रिभुज का क्या होता है, देखिए त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है, ध्यान देंगे, त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या है, त्रिभुज के कोणों का अर्धक, त्रिभुज के कोणों के अर्धक। देखिए एंगल को मान लेते हैं, ये कोण है, मान लीजिए सपोज समझने के लिए ये बन रहा है 60 डिग्री। इसका ठीक बीचों बीच से जो रेखा जाएगी ये अर्धक रेखा कहेगी, तो ये 30 और 30 में बांटेगा तभी अर्धक होगा। तो ये जो अर्धक रेखा है इस वाले कोण की इधर खींची जाएगी। ऐसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज की संरचना बना रहा होता ऐसे, तो इस वाले कोण का अर्धक कुछ ऐसे आता और इस वाले कोण का अर्धक कुछ ऐसे आता। ठीक, तो
तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे जहां पर अर्धक आपस में मिलेंगे। जैसे मैं इसके लिए अगर ड्रॉ करूं, ये जो त्रिभुज आपके सामने, इसका नाम मैं कर देता हूं ABC, और ये देखिए इसका मैं अर्धक खींचता हूं, इसका भी अर्धक इसी तरीके से खींचा जाए और इसका भी अर्धक खींचा जाए। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं बीच में, यही पॉइंट आपका क्या है, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे त्रिभुज का अंतः केंद्र, इन सेंटर। ठीक है, अंतः केंद्र। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो अंतः केंद्र है वो ये आपका कहा जाएगा, जो कि कौन बना रहा है, कोणों के अर्धक के द्वारा, त्रिभुज के कोणों के अर्धकों के द्वारा बन रहा है। अर्धकों के कटान बिंदु को क्या कहा जा रहा है, उसी को कहा जाएगा अंतः केंद्र। त्रिभुज का अंतः केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर होता है, अंतः केंद्र। ठीक, ये हो गया। और अभी जो आपने देखे ये एक पढ़ा था लंब केंद्र। अगर लंब केंद्र के बारे में आपसे ये पूछ लिया जाए कि हर एक त्रिभुज के लिए लंब केंद्र कहाँ होता है, तो अगर देखिए न्यून कोण है तो इसका लंब केंद्र को क्या आप ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 90 बना सकते हैं, ये भी 90 बना सकते हैं, इसका तो लंब केंद्र अंदर मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे ये ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी कि वो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है इस प्रकार से, तो इसका तो लंब केंद्र आपको अंदर नहीं मिलेगा। देखिए इसका लंब अगर हम डालेंगे तो कहीं ये नीचे इधर जाके बाहर यहाँ कहीं बनेगा, तो इस तरीके से यहाँ कहीं लंब केंद्र बाहर होगा, त्रिभुज से बाहर। यानी कि जो न्यून कोण त्रिभुज है उसका लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर, जो अधिक कोण त्रिभुज है उसका लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर, और जो समकोण त्रिभुज होता है उसका लंब केंद्र एग्जैक्टली ये समकोण बिंदु, जहां समकोण बन रहा है समकोण बिंदु पर ही होता है। अगर यहाँ पर ये लंब केंद्र के बारे में पूछा जाए कि अलग अलग त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित कहाँ होता है, तो जो न्यून कोण त्रिभुज है उसके लिए अंदर, त्रिभुज के भीतर। जो अधिक कोण त्रिभुज है, यहाँ देखिए अधिक कोण बन रहा है ना, 120, 130, 140 जो भी बन रहा हो, इसका लंब केंद्र बाहर। और ये समकोण त्रिभुज, इसका लंब केंद्र ठीक जहां 90 डिग्री बनता है इसी समकोण बिंदु पर होता है। ठीक, तो ये बातें भी आपसे पूछी जा सकती है, तो चीजें जो ध्यान में आती जा रही है वो बताई जा रही है। ठीक, तो आपने देखा कि त्रिभुज के जो अर्धक कोण होते हैं, अर्धक रेखाएं होती हैं जो कोणों को आधा करती हैं, उससे क्या बनता है, उससे बनता है त्रिभुज का अंतः केंद्र। और इसी अंतः केंद्र से ही त्रिभुज की क्या होती है, त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की रचना हो जाती है। ये है ना, ये हो जाता है, इसको ध्यान रखिए। इसी प्रकार से अब जो बात आएगी वो आ गई परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र, सरकम सेंटर। वो अंतः केंद्र था, अब है परिकेंद्र, यानी कि जिसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कैसे बनता है, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को आधा आधा करें। अभी क्या था, ऊपर त्रिभुज के कोणों का आधा, कोणों का अर्धक किया। जब हमने कोणों का अर्धक किया तो बना अंतः केंद्र। अब हम भुजाओं को आधा करेंगे, तो भुजाओं को आधा कैसे किया जाता है, इस भुजा में इस बिंदु पर रख के इसकी आधे से ज्यादा दूरी लेके एक चाप इधर एक चाप इधर, ऐसे ये सब आप बनाते हैं ना, और फिर इस उसी दूरी से इस पर नोक रखेंगे प्रकार की, ऐसे काट देंगे। तो ये जो आपका इस तरीके से जा रहा है, ये पॉइंट इसने बराबर भुजाओं को बांट दिया। ऐसे ही आप यहां पर भुजाओं को जब काटेंगे तो आप देखेंगे कि एक जैसे इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक ऐसे और एक ऐसे, तो आप इसको देखेंगे, इसको आप मिला सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस भुजा के लिए भी करेंगे, तो यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर के आप ऐसे आर्क लगाएंगे और इधर ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर आप इसको ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे। अब आप देखेंगे ये, तो आपने देखा यहां पर आपका एक अर्धक काट रहा है, दो ही, कोई भी दो भुजा का भी करेंगे तो कटान बिंदु मिल जाएगा। और फिर इस बिंदु से ये, इसको अगर हम ABC त्रिभुज नाम दें तो या तो इस बिंदु को कोई भी नाम दे दें, चाहे O दे दें या कुछ भी दे दें, यहां से रख करके A की दूरी या फिर B की दूरी या फिर C की दूरी प्रकार में भर लेंगे और वृत्त खींच देंगे,
तो ये वृत्त इसके इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। और इसी को परिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवृत्त भी कहते हैं। और इस जो अंदर बना इसको अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये अंदर बना इसलिए अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त बनता है कोणों के अर्धक की सहायता से। ये परिवृत्त की रचना, परि मतलब बाहर, परि जहां वर्ड आता है इसका मतलब बाहर, तो ये परिवृत्त की रचना हुई है। और वो कैसे हुई है? भुजाओं को आधा आधा करके, किन्हीं दो भुजाओं को आधा करके, ठीक है। तो इससे परि, और यहां जो केंद्र बना है ये परिकेंद्र कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बारे में भी जानकारी हो गई होगी। और ये ऑप्शन में ऐसे पूछ लिए जाते हैं, और आपसे इसके पहले टेट सीटेट में ये पूछा गया है कि कोणों का अर्धक, ये जो आपका अंतःवृत्त बनता है या फिर अंतः केंद्रीय किससे बनता है, तो आप वो समझेंगे कोणों का अर्धक करने से। इसके ऑप्शन में ऐसे ही था, कोणों के अर्धक, भुजाओं के अर्धक के द्वारा। तो ये सब बातें, अर्धक या समद्विभाजक कुछ भी वर्ड आ सकता है, ठीक है, बाइसेक्टर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। ये आप अगला देखिए, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। अब कोई भी समबाहु त्रिभुज में ऐसे ही अंतः त्रिज्या जब बनेगी, इसके मतलब अंतर, इसी अर्धक करने पर ये जो बिंदु मिलेगा तो इसके अंतः त्रिज्या जो होती है, अंतः त्रिज्या को अगर आर बोले, अंतः त्रिज्या, लेकिन ये त्रिभुज कौन सा ध्यान रखेंगे? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या इन रेडियस, अंतः यानी अंदर और त्रिज्या मतलब रेडियस, तो इसको बोलते हैं इन रेडियस। अगर हमें ये बताना हो तो आर बराबर होता है भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3, इसमें मान रख देंगे। अगर हमें इसकी भुजा मालूम है, जैसे 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 6 रख देंगे, 2√3, 2 से कट करके 3 आ गया, तो ऊपर 3/√3 इस तरीके से आ गया। अब आप चाहे तो इसको रूट को ऊपर पहुंचा दें रेशनलाइज करके, या यहीं छोड़ दें। तो आप लोग जानते हैं जनरली √3 नीचे नहीं लिया जाता, ऊपर नीचे, फिर इसको √3 से गुणा करते हैं, तो 3√3/3, 3 कट के केवल √3, और जिसका मान 1.732 होता है। √3 का मान याद रखिएगा 1.732। तो इस प्रकार से भी चीजें की जा सकती। अब ये डिपेंड करता है कि ये क्या है, कैसे आपको प्रश्न मिलेगा, वो अलग बात है। खैर चलिए, ये हो गया। और अब समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या है ना, समबाहु त्रिभुज में ही अगर सरकम रेडियस, परित्रिज्या, दो ही चीजें आपने पढ़ी हैं, इन रेडियस और सरकम रेडियस। तो परित्रिज्या क्या होता है? बस भुजा बटे √3 होता है केवल, बस साइड अपॉन √3, इतना। यहाँ 2√3, यहाँ अपॉन √3। तो इस प्रकार से आप इनमें आंसर्स निकाल सकते हैं। इनके सहायता से कई प्रश्नों को आप कर सकते हैं बहुत ढंग से। अब चलिए जरा एक दो त्रिभुज के कोणों की विशेषताओं पर और बात कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। अगर ये त्रिभुज के 3 कोण ABC है, तो इनका अगर हम योगफल करेंगे कि कोण A, ये कोण का चिन्ह होता है, ये भी कोण का चिन्ह है, कोण B, कोण C, मिला करके तीनों का 180 होगा। पहला। एक प्रॉपर्टी ये आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी एक भुजा को बाहर बढ़ा दे, एक त्रिभुज है सपोज ये ABC, और एक भुजा को बाहर बढ़ाएं, और ये जो बाहर कोण बन रहा है, ये देखिए अधिक कोण बन रहा है, ये कोण सदैव इन दो सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे अगर मैं कहूँ ये 50 है और ये 70 है, तो 70-50 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 120, तो ये 120 होगा। कभी कभी ऐसे आपको प्रश्न मिल जाएंगे कि इस तरीके से बढ़ा दिया गया और यहाँ पर आपको दे दिया गया कि 130 डिग्री, और यहाँ का कोण आपको 80 बता दिया गया, और यहाँ वाला x पूछ लिया गया। अब आपको मालूम है कि इसका और इसका योगफल इसके बराबर होगा, तो 80 और 50 130 होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का 50 बनेगा, तभी 130 होगा। तो इस तरीके से आप x का मान निकालेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए ये इधर इस तरफ ना बढ़ा के इधर बढ़ाए, कहीं भी बढ़ाए, तो ये वाला त्रिभुज ये वाला कोण इन दो कोणों के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 110 होगा, तो अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये 55 है, तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे ये भी 55, क्योंकि 110 ही होना है। ठीक, इस प्रकार से आपको कुछ भी मिल सकता है। त्रिभुज में कोई भी भुजा बढ़ा दी जाए, ठीक, मान लीजिए ये बढ़ा दिया गया, तो यहाँ का बना कोण इन दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको, मुझे आशा है अब समझ आ गई होंगी अच्छे से, ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी।
और इनसे संबंधित हम सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अब इसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि ढंग से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं और देखें। हाँ, एक पॉइंट और मुझे याद आ गया, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए फटाक से, 1 मिनट की बात है, उसको भी देख ही लेते हैं। जैसे त्रिभुज की कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। जैसे आपसे मैं कहूँ कि एक कोण ये 50 है, एक कोण ये 60 है, तो कितना हुआ 110, तो ये 70 होगा। अब मैं कहूँ इसका नाम है ABC, इस त्रिभुज का आप सबसे बड़ी भुजा बताइए कौन सी है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? सबसे बड़े कोण के सामने जो भुजा होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो इस प्रश्न का सबसे बड़ी भुजा BC भुजा, BC सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक, सबसे छोटी भुजा बताइए, तो सबसे छोटा कोण देख लीजिए 50, इसके सामने भुजा कौन सी पड़ रही है वाली AC, तो इसलिए AC सबसे छोटी भुजा होगी। तो कभी कभी सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा, आराम से इनके आधार पर हो जाएगा। और एक और टाइप का जो बात त्रिभुज में रह जाती है वो ये कि कोई भी त्रिभुज तभी संभव है जब उनकी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो। ठीक, मतलब अगर कोई त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाओं का योगफल से, ऐसे ये त्रिभुज है PQR, ये संभव तभी है जैसे मैं अगर ये कहूं कि एक 6 है और एक 7 है, और एक 6 है और एक 7 और एक 3 सेंटीमीटर है ना, तो क्या ये त्रिभुज संभव है? तो आप तुरंत देखेंगे कि 6 के साथ 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, इससे बड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद तुरंत देखेंगे 3 के साथ अगर 7 जोड़े तो 10, वो इससे बड़ा है ना। कोई भी भुजा आपस में 2 भुजाओं का योग, जैसे 6 और 3 को जोड़े तो वो हमेशा 6 और 3 देखिए क्या है, बड़ा है किससे? अगली भुजा यानी 7 से। अगर हम 7 और 3 को देखें तो 7 और 3 क्या है, बड़ा है किससे? 6 से। ठीक, इसी प्रकार से आपको देखना है हर एक के लिए। अब 7 और 6 देखें या 6 और 7 है तो ये बड़ा है 3 से, भाई 7 6 13 होगा, बड़ा है, 7 3 10 बड़ा है इससे अगले। तो हमेशा कोई भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव है। या फिर कोई भी 2 भुजाओं का अंतर, यहां तो देखिए योगफल बड़ा होना चाहिए, या फिर 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा तभी त्रिभुज बनेगा। जैसे हम 7 और 6 का अंतर ले तो कितना होगा 1, जो कि इससे छोटा है। 6 और 3 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 3, जो कि इस तीसरी भुजा से छोटा है हमेशा। यानी जैसे हम इन दोनों का अंतर लें 7 - 6, तो देखिए ये छोटा होना चाहिए हमेशा तीसरी भुजा से, तीसरी जो ये बच गई। अब अगर मान लीजिए हम ये दोनों का अंतर लें, किसका? 7 का, और 3 का माइनस करें अंतर लें, तो वो इससे छोटा होना चाहिए। देखिए है कि नहीं, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और 4 6 से छोटा है। इसी तरीके से अगर हम किसी का भी अंतर लेते हैं, तो जैसे अब हम 6 और 3 का अंतर लेते हैं तो 6 - 3 ये भी छोटा होना चाहिए फिर इस 7 से। तो देखिए क्या ऐसा है, बिल्कुल है। तो ये सभी कंडीशंस देखिए फॉलो हो रही, यानी किसी भी त्रिभुज के बनने के लिए कंडीशंस क्या होती है, उसके किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दूसरा रूल, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज संभव है, तभी वो त्रिभुज बन सकता है। ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से। मुझे आशा है आप ये सारे पॉइंट अब अच्छे से समझ गए होंगे, और त्रिभुज में जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे सारे पॉइंट आपको समझाए जा चुके हैं। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, और जैसे ही फॉर्म्स आएंगे आपके और एग्ज़ाम की डेट आएगी तो हम तीव्रता से कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को यदि और अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैं जो अपने चैनल पर यूपी टेट की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, यूपी टेट सी टेट सुपर टेट के लिए 2021 के नाम से प्लेलिस्ट में आप देखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। आप में वो चैप्टर सारे के सारे कोर्स में है, तो उनको भी पढ़ते चलिए, क्योंकि मेरा हमेशा से ये रूल रहता है कि मैं हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने जहां भी जो भी चैप्टर पढ़ाया है उसको विशेष रूप से अच्छे से पढ़ाया है। आप यूपी टेट सी टेट सुपर टेट वाला जो मैं मैथमेटिक्स का चला रहा हूँ कोर्स, उसको आप देख सकते हैं, शाम 7 बजे चलता है डेली। और जो प्लेलिस्ट में आपको पहले से 6-7 चैप्टर्स टॉपिक्स वहाँ पढ़ा दिए गए हैं, संख्या पद्धति, और बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया गया। तो आप लोग वो वीडियोस भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, बहुत ही फायदेमंद होंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।